नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, गर्मी बहुत है, मोदी जी के मंत्री आज बेहोश हो गए। सोचिए नेताओं का क्या हाल होगा जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक रैली से दूसरी रैली, दूसरी से तीसरी रैली, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे, और फिर रोड शो भी करना है। इसलिए नेताओं को गर्मी से सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है। और आज देखिए गडकरी साहब के साथ क्या हुआ। मंच पर बोल रहे थे, बोलते बोलते अचानक बेहोश हो गए, चक्कर आ गया। सुनिए जरा। ही जी काही 60 वर्षाची धोरण होत, बोलते बोलते अचानक रुके, फिर खुद को संभाल नहीं पाए। देखिए मंच पर, ये देखिए लड़खड़ाने लगे। उसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने पकड़ा उन्हें। 60 वर्षाची धोरण होत, देख रहे हैं, बोलते बोलते अचानक रुक गए, खुद को संभाल नहीं पाए। क्या हुआ? गर्मी इतनी ज्यादा है। ही काही 60 वर्षाची धोरण होत। नितिन गडकरी साहब मंत्री हैं और ये अचानक गर्मी की वजह से बताया जा रहा है उनकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गए। एक और तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद देखिए उन्हें फौरन मंच पर उठाया गया। जो आसपास पीछे मंच पर कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने उन्हें पकड़ा है। और ये देखिए पकड़कर, भाषण देते ही तबीयत बिगड़ी है, पकड़कर उन्हें फौरन बिठाया गया। मंच पर भाषण दे रहे थे वो। केंद्रीय मंत्री को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में एक रैली में संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान गर्मी की वजह से नितिन गडकरी बेहोश हो गए। अब आपको बताऊं, इस बीच खबर एक और आई कि मोदी के एक सांसद की मौत हो गई। ये 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजवीर दिलेर, जो कि हाथरस से सांसद हैं, राजवीर दिलेर रैली कर रहे थे पीएम मोदी के साथ। दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। हाथरस से सांसद हैं, पिताजी उनके कई बार सांसद रह चुके हैं। अगली तस्वीर देखिए, गर्मी की वजह से अरूप पटनायक की तबीयत बिगड़ गई। संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, गर्मी की वजह से देखिए चक्कर आ गया उन्हें, फौरन कार्यकर्ताओं ने उठाया है। चुनाव में नेताओं के बयान जहां सियासी तपिश बढ़ा रहे हैं, वहीं चढ़ते पारे के साथ गर्मी का कहर भी दिख रहा है। गर्मी की मार से नेता भी नहीं बच पा रहे हैं। पीएम मोदी के मंत्री नितिन गडकरी भी चिलचिलाती गर्मी में प्रचार के दौरान बेहोश हो गए। गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पर मतदान हो चुका है। अब वो पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। आज रैली में बोलते बोलते अचानक उनका गला सूख गया और तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन मंच पर खड़े लोगों ने मंत्री नितिन गडकरी को फौरन पकड़ लिया। देश में गर्मी का असर वोटिंग पर भी पड़ रहा है। पहले फेज में कम मतदान के पीछे तेज धूप भी एक वजह है। कोई मंच पर भाषण देते देते बेहोश हो रहा है, तो किसी की रोड शो के दौरान तबीयत बिगड़ रही है। संबित पात्रा के खिलाफ उड़ीसा के पुरी से चुनाव लड़ रहे अरूप पटनायक भी गर्मी में बेहोश हो गए। अभी केवल पहले चरण का मतदान हुआ है, 6 चरणों का रण बाकी है। मौसम की मार से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी भी दिन में रैली करते हैं और सूरज ढलने के बाद ही रोड शो करते हैं। पीएम मोदी ने आज शाम भोपाल में भी रोड शो किया। तो आपको बताऊं, नितिन गडकरी साहब ने उसके बाद ट्वीट किया और बाकायदा बताया कि उनकी स्थिति क्या है, वो रैली कहां कर रहे थे और देखिए धूप कितनी ज्यादा थी। इससे आपको अंदाजा होगा दरअसल हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल में थे और यहां तापमान था 41 डिग्री। 41 डिग्री तापमान में धूप में प्रचार कर रहे थे। यवतमाल में भीषण गर्मी पड़ रही है। गडकरी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते देते गडकरी साहब मंच पर ही बेहोश हो गए। मंच पर मौजूद लोगों ने फौरन उन्हें पकड़ा, थामा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बताया गया कि ज्यादा गर्मी के चलते गडकरी साहब की तबीयत बिगड़ गई।
अभी उनकी तबीयत सही बताई जा रही है। गडकरी एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के लिए यवतमाल में प्रचार कर रहे थे। यवतमाल में गडकरी की आज ये दूसरी जनसभा थी। नितिन गडकरी ने खुद के स्वास्थ्य को लेकर ट्विटर पर लिखा, उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी से मेरी तबीयत बिगड़ी, लेकिन अब पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूं, अगली सभा के लिए निकल रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्मी से एक और प्रत्याशी को देखिए, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता उड़ीसा के पुरी से लड़ रहे हैं। उनके सामने लड़ रहे हैं अरूप पटनायक। उड़ीसा में रैली के दौरान अरूप पटनायक की गर्मी से तबीयत बिगड़ गई। उड़ीसा के पीपली में रैली में अरूप पटनायक बेहोश हो गए और पीपली में तापमान 42 डिग्री के करीब था। ज्यादा गर्मी के चलते अरूप पटनायक बीमार पड़ गए और अरूप पटनायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरूप पटनायक पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेडी ने अरूप पटनायक को उम्मीदवार बनाया है। यहां से अरूप बीजेपी नेता संबित पात्रा को चुनौती दे रहे हैं। अरूप मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव आयोग भी इस बात को समझ रहा है। सोचिए, जब नेता, सांसद, उम्मीदवार झेल रहे हैं तो फिर जो वोट करने जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी। इसलिए बाकायदा चुनाव आयोग भी बैठक कर चुका है बढ़ती गर्मी को लेकर। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सुनिए, वो बता रहे हैं कि आखिर बैठक हुई है और वोटर जब आएंगे तो फिर उनके लिए क्या बंदोबस्त करने। We want to have an assessment of the heat wave. We want to facilitate all our voters, advise them that so it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required, so that is the first part, and second part, all the medical preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier years. और आइए अब मैं आपको बताऊं कि गर्मी कितनी बढ़ने वाली है आपके शहर में, क्या होने वाला है। जो गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी बता रही है कि अभी ये और परेशान करने वाली है, अभी और ये बढ़ने वाली है। देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। ये वो राज्य जहां गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान भी शामिल है, संभवतः बिहार भी शामिल है। 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पड़ रही है भीषण गर्मी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पारा 44 पार तक पहुंचेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी तेज लू चल सकती है। 25 अप्रैल से उड़ीसा में बच्चों के स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। 26 अप्रैल को यूपी समेत 6 राज्यों में लू का अनुमान है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान भी होने हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लू चलेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 42 डिग्री तक हो सकता है। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। मई, जून में कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है। 50 डिग्री यानी और मुश्किल होगी और उन इलाकों में और ज्यादा परेशानी जहां वोटिंग होने वाली है। इसका असर वोटिंग पर भी पड़ रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 1 माधवी और 2 ओवैसी। जी हां, यह सच है। माधवी लता हैदराबाद से चुनाव लड़ रही और उनके सामने खबर यह है कि अब तक माधवी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी था। ओवैसी खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव हैदराबाद से। आज पर्चा भर दिया है जूनियर ओवैसी ने भी, अकबरुद्दीन ने भी नामांकन भर दिया है। हैदराबाद से माधवी अकेले, क्या दोनों भाई एक साथ माधवी को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे? यह तस्वीर आप देख रहे हैं माधवी लता की आज की, जब माधवी ने शंखनाद किया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं माधवी लता ने हैदराबाद से आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन भर दिया है। लेकिन माधवी से पहले अगली तस्वीर दिखाऊं, माधवी से पहले असदुद्दीन ओवैसी भी नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ओवैसी ने नामांकन भरा, हैदराबाद से माधवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लग रहा था ओवैसी बनाम
माधवीलता होगा। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए, आज ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद से पर्चा भर दिया है। तो सवाल यह है कि अकबरुद्दीन ने भी हैदराबाद से पर्चा भर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी भर दिया और माधवीलता ने भी भर दिया। क्या दोनों ओवैसी बंधु मिलकर माधवीलता से भिड़ेंगे, उन्हें हराएंगे हैदराबाद में? क्या रणनीति? ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में माधवीलता ने शंखनाद कर दिया है। माधवी ने आज ओवैसी के खिलाफ ऐलाने जंग का आगाज कर दिया। माधवी ने गाजे बाजे के साथ आज पर्चा भरा। नामांकन से पहले जबरदस्त रोड शो किया। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए, वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं। बंदा विष घोट रहा है। क्या माधवी के इस तेवर ने ओवैसी बंधुओं की नींद उड़ा दी है? और इसीलिए एक माधवी से भिड़ने के लिए दो ओवैसी मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद से ही लोकसभा का पर्चा भर दिया है। जो पिछले दिनों तक माधवी को बच्ची बता रहे थे, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाए। मुकाबला हम में और उनमें, देखते हैं किसमें कितना दम। तो सवाल यह है, क्या हैदराबाद का किला ढहने का डर है? क्या असदुद्दीन की सियासी उड़ान हैदराबाद में ही लैंड करने वाली है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने और यूपी बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष के साथ सीटों के तालमेल और तोलमोल करने वाले ओवैसी अब अपने घर से ही निकल नहीं पा रहे और न कोई बयान दे पा रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने भी पर्चा क्यों भर दिया है? किस बात का डर है, किस बात का खौफ है माधवीलता से कि दोनों ओवैसियों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया? देखिए वजह मैं आपको बताता हूं। माधवी के सामने असदुद्दीन ओवैसी पहले से मैदान में थे। अभी इस रण में देखिए, ओवैसी ने 4 दिन पहले नामांकन भरा। खबर है कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए। अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी विधायक हैं चंद्रायन गुट्टा से। मतलब माधवी के सामने दोनों भाई मैदान में आ गए। ऐसे में चर्चा अब गर्म यह है कि अकबरुद्दीन को आखिर क्यों उतारा गया हैदराबाद से जब ओवैसी पहले से उतरे थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी को किसी अनहोनी की आशंका है? सवाल यह भी कि आखिर ओवैसी को ऐसी आशंका क्यों है? एमआईएम इस रणनीति पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही अभी, बस इतना संकेत कर रही है कि यह बैकअप प्लान है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहते। असदुद्दीन का पर्चा फंसा या पर्चा रद्द हो गया किसी गलती की वजह से, तो वो सीट पर कौन लड़ेगा? इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को भी मैदान में उतार दिया गया है, उनसे भी पर्चा भरवा लिया गया। एमआईएम इसे चुनाव आयोग की सख्ती से भी जोड़ रही है, क्योंकि सूरत में चुनाव आयोग सख्ती दिखा चुका है। वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, जहां कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था और बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीता था। अब सुनिए जरा माधवीलता क्या कह रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्होंने क्या करे? मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़
देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है, वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? आप सब ने ओवैसी को देखा, ओवैसी को जाना कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, हैदराबाद से ओवैसी सांसद है, एक शख्स जो दाढ़ी टोपी वाला है। लेकिन ओवैसी के परिवार को देखा है आपने, उनके पिताजी को देखा है। आइए तस्वीर दिखाता हूं। हैदराबाद से ही उनके पिता भी सांसद रहे। असदुद्दीन ओवैसी, ये उनके पिता हैं सलाउद्दीन, और ये उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन। अब मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद ओवैसी बंधुओं का गढ़ रहा है। ओवैसी चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनके पिता भी चुनाव जीतते रहे और अकबरुद्दीन भी चुनाव जीतते रहे। हैदराबाद उनके परिवार का गढ़ माना जाता है और 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है हैदराबाद में। इंदिरा गांधी की लहर में भी ओवैसी का ही परिवार जीता था हैदराबाद से। पिछले 10 चुनाव से ओवैसी का परिवार ही जीत रहा है, 10 चुनाव से। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन 1984 से 1999 तक सांसद रहे। सलाउद्दीन उनके पिता लगातार 6 लोकसभा चुनाव जीते वहां से। 2004 में सलाउद्दीन ओवैसी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2004 में उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की हैदराबाद से। 2004 से 19 तक ओवैसी 4 बार सांसद चुने गए। मोदी लहर में भी ओवैसी ने कब्जा बनाए रखा। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन भी यहीं से विधायक हैं, यहां की एक विधानसभा सीट से। अकबरुद्दीन चंद्रयान गुट्टा से विधायक है वहां की, और 1999 से लगातार विधानसभा जीत रहे हैं। अकबरुद्दीन 2023 में 6ठी बार विधायक बने। हैदराबाद में करीब 60% आबादी मुसलमानों की है, 40% हिंदू आबादी है। आइए अब आपको दिखाऊं। और माधवीलता उस जगह पर चुनौती दे रही है ओवैसी को जहां से सोचिए 10 बार से ओवैसी परिवार का ही सांसद है। माधवीलता ने, ये जो तस्वीर आई, माधवी ने कहा ये गलत वायरल वीडियो है, फर्जी है, उन्हें उनकी इमेज खराब करने के लिए जारी किया गया और इस मामले में उनके खिलाफ FIR हो गई। एक और मुश्किल माधवीलता के लिए, अगली तस्वीर दिखाऊं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं माधवीलता से गले मिली है, देख रहे हैं। एक महिला पुलिसकर्मी को देखिए जरा, हाथ मिलाया माधवीलता से, फिर गले मिली है, देखिए। और इस पर एक्शन हो गया। इस महिला ASI को सस्पेंड कर दिया गया है माधवीलता से गले मिलने को लेकर। दरअसल चुनाव आयोग और आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह का एक्शन हुआ है। देखिए हुआ क्या, दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, माधवीलता से गले मिल रही है। हैदराबाद इन दिनों वैसे सुर्खियों में है, अलग अलग खबरों को लेकर माधवी की वजह से भी और ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बार चर्चा ASI पुलिस अफसर को लेकर है। हैदराबाद में महिला ASI को सस्पेंड कर दिया गया। ASI उमा देवी ने माधवीलता से हाथ मिलाया था और उमा देवी ने माधवीलता को उसके बाद गले लगा लिया। माधवी उमा का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में आरोप को सही पाया गया, जिससे चुनाव आचार संहिता के खिलाफ माना गया है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने ASI को सस्पेंड कर दिया। यह वाकया तब हुआ था जब माधवीलता सैदाबाद पहुंची थी। माधवी सैदाबाद में अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में गई थी। ASI उमा देवी ने माधवीलता को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने हुई थी तब गले लगा लिया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। अब आपको दिखाऊं, माधवीलता पूरी तैयारी में है कि इस बार वो चुनाव किसी भी हाल में जीतेंगी। और देखिए आज माधवीलता के रोड शो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आपको नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये चार मीनार के ठीक सामने आप देख रहे हैं रोड शो हो रहा है माधवीलता का, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं। अब आपको बताऊं कि माधवी ने बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है ओवैसी एंड टीम के सामने। माधवीलता ने पर्चा दाखिल कर दिया, हैदराबाद कलेक्ट्रेट में पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक थे। माधवीलता का मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से। पर्चा भरने से पहले माधवीलता ने एक बड़ी रैली की। चार मीनार इलाके में ये रोड शो, जबरदस्त भीड़ थी उनके रोड शो में। बीजेपी के हजारों समर्थक पार्टी के झंडे, बैनर लेकर शामिल हुए। इस दौरान समर्थकों ने माधवी और मोदी के समर्थन में भी नारे लगाए। ये रैली गुलजार हौज, पत्थरगट्टी, मदीना और अफजलगंज से होकर गुजरी।
माधवी की इस नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए और नामांकन पर निकलने से पहले माधवी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के लिए माधवी केसरिया वस्त्र पहनकर भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंची थी। भाग्य लक्ष्मी मंदिर का नाम आपने कई बार सुना होगा। अमित शाह जब वहां गए वो भी इस मंदिर गए। हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद के ऐतिहासिक स्मारक के पास है और माधवी लता ने मंदिर के अनुष्ठानों में विधिवत हिस्सा लिया और शंख भी बजाया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं चुनाव जैसे जैसे पीक पर चढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। मैंने शुरू में आपको बताया चुनाव भी चढ़ रहा है और बयान और मुद्दे भी बढ़ रहे हैं। विरासत टैक्स पर इस बार आर पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में थे, रैली कर रहे थे और उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। इधर राहुल गांधी दिल्ली में थे एक कार्यक्रम में। राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, ये आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं, जो लड़ाई थी वो मंगलसूत्र से शुरू हुई। पीएम मोदी ने कहा मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी और इसका कैसे बीजेपी ने आज इसे बड़ा मुद्दा बनाया और प्रोटेस्ट किया। ये देख रहे हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को हराना है, माफी मांगो, माफी मांगो, कौन से टकराएगा, कौन से टकराएगा, अपना मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस को हराना है, माफी मांगो, माफी मांगो, कौन से टकराएगा। जो लड़ाई मंगलसूत्र से शुरू हुई थी अब वो संपत्ति तक आ गई है। आज पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस आपके पिता आपके पूर्वजों की जो विरासत है, जो उनकी संपत्ति है, उसे छीन लेगी और लोगों में बांट देगी। जरा रिपोर्ट देखिए। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। देश का एक्सरे कर देंगे। पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में और कौन कितना कमा रहा है। मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। दूसरे चरण के लिए तूफानी चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चुनाव में एक नए मुद्दे ने एंट्री ले ली है। अंकल सैम ने राहुल को फिर फंसा दिया है। क्या कांग्रेस का पंजा आपकी संपत्ति छीन लेगा? क्या मौत के बाद भी टैक्स से राहत नहीं मिलेगी? कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। क्या कांग्रेस देश में विरासत टैक्स लगाने वाली है? क्या कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है? बंगला, सोना, मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर आखिर क्यों है? हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राहुल के करीबी सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर है। अब आपको बताऊं, कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं। कांग्रेस को विरोधियों और दुश्मनों की जरूरत है नहीं। उनकी पार्टी में खुद ही ऐसे नेता हैं जो चुनाव हराने और हरवाने की पूरी गारंटी ले लेते हैं। राहुल गांधी हैं और उनके राइट में आप उनके राइट हैंड समझ लीजिए, उनके करीबी सैम पित्रोदा हैं। इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो गया। देखिए पहले कहा क्या इन्होंने, उसके बाद आपको बताऊंगा। ये पित्रोदा साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, इस तरह के पहले भी बहुत से बयान दे चुके हैं। 2024 चुनाव में एक और ये नए मुद्दे की एंट्री हो गई। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के भी करीबी माने जाते थे। वक्त के साथ कांग्रेस में सैम पित्रोदा का दबदबा बढ़ता चला गया। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार है। पित्रोदा कई बार विवादित बयान दे चुके। इससे पहले भी 2019 के चुनाव में भी इन्होंने विवादित बयान दिया। कहा मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। सिख विरोधी दंगे को लेकर कहा था, हुआ तो हुआ। इस तरह के बयान देते रहते हैं। एयर स्ट्राइक पर सरकार के दावों पर सवाल उठा चुके हैं। ये पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, ये भी कह चुके हैं। मंदिरों के निर्माण से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दरअसल सैम पित्रोदा। पित्रोदा भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक थे।
पित्रोदा के ताजा बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। इन्होंने कहा क्या? अमेरिका में विरासत टैक्स की व्यवस्था है। इन्होंने कहा अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति मिलेगी, बाकी 55% संपत्ति सरकार ले लेगी। अमेरिका में ऐसा होता है। उन्होंने कहा यह काफी दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और अब जब आप जा रहे हैं दुनिया से तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी। सारी नहीं, लेकिन उसकी आधी जो मेरी नजर में अच्छा है। ये सैम पित्रोदा के शब्द हैं। भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने कहा, लेकिन अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है, वो इस दुनिया में ना रहे तो उनके बच्चे ही भारत में 10 अरब रुपए रखते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता है। इस पर लोगों को बहस और चर्चा भारत में करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, उन्होंने कहा, लेकिन जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात करते हैं जो जनता के हित में है, न केवल अमीर लोगों के हित में। अब यह बयान सैम पित्रोदा का, इस पर पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस को बैकफुट पर किया। कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने पहले कहा था मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, और अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। ये कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगेगा। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। पीएम मोदी ने कहा जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब जीवित नहीं रहेंगे तब आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सुनिए जरा सैम पित्रोदा को, सुनिए पहले सैम पित्रोदा ने कैसे कांग्रेस की कुछ सीटें कम करने का ही काम किया है ऐसे बयान के साथ। सुनिए। अमेरिका में विरासत टैक्स की व्यवस्था है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति मिलेगी, बाकी 55% संपत्ति सरकार ले लेगी। ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और अब आप अपनी दुनिया से जा रही हैं तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी। सारी नहीं, लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। भारत में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है, वो इस दुनिया में न रहे तो उनके बच्चे ही 10 अरब रुपए रखते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इस पर लोगों को बहस और चर्चा करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात करते हैं जो जनता के हित में है, न कि केवल अमीर लोगों के लिए। अब यह कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस मार ही रही थी, अब मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि जितने घर बनवाए मोदी ने वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का बस चले तो आधा घर आधा पैसा कांग्रेस ले जाएंगे। अब ये बतलाइए कहाँ का इंसाफ है। अब आइए आपको बताऊं जिस टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है ये किन देशों में, उन देशों में जो रईस देश हैं, अमीर देश हैं। देखिए जरा।
ये आप देख रहे हैं, अमेरिका में ये टैक्स 4 से 55% तक है। यानी पिता की मौत के बाद अगर उसकी बहुत ज्यादा संपत्ति है तो उसका 4% से 55% तक संपत्ति का हिस्सा सरकार रख लेती है लोगों के लिए। अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगता है। विरासत के हिस्से में मिली संपत्ति पर यह टैक्स लगता है। राज्य इस टैक्स सिस्टम को लागू करते हैं। यह उस संपत्ति पर लगता है जिसे कोई मरने के बाद छोड़ जाता है। जिसे संपत्ति मिलती है उसे ही विरासत टैक्स देना होता है। अमेरिका के 50 राज्यों में से सिर्फ 6 में यह विरासत टैक्स लगता है। हर एक राज्य के अलग अलग नियम हैं और अमेरिका में 10 अरब की संपत्ति छोड़ने पर 55% टैक्स है। यानी संपत्ति कितनी छूट रही है उस हिसाब से टैक्स की मियाद तय होती है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगता है जो लिमिट से ज्यादा हो। विरासत की रकम तय लिमिट से कम होने पर टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए किन किन देशों में। जापान में 55% लगता है। साउथ कोरिया में भी यह विरासत टैक्स लगता है 55%। फ्रांस में भी 45% यह विरासत टैक्स है। ब्रिटेन में 40% है और स्पेन में 34% विरासत टैक्स है। आयरलैंड में भी 33% है। बेल्जियम में 30% और जर्मनी में भी 30% लगता है। इटली में 4% विरासत टैक्स लगता है। ये वो मुल्क हैं, ये वो देश हैं जो विकसित हैं, जहां लोगों की कमाई बहुत ज्यादा है, सेविंग भी ज्यादा है, संपत्ति भी ज्यादा है, रहन सहन भी अलग है। लेकिन भारत में जिस टैक्स लगने की बात ये कांग्रेस कर रही है, ये जब भारत के लोगों ने सुना तो लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। कम्युनिस्ट विचारधारा है। घोषणा पत्र से तो कुछ ऐसी ही भावना व्यक्त होती है, वो छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे समय बताएगा, लेकिन घोषणा पत्र में तो साफ है कि बराबर बांट देंगे तो छीन के ही तो बटेगी। कांग्रेस का रवैया शुरू से ऐसा रहा है, जो उन्होंने पहले वक्फ बोर्ड का पावर दे दिए थे और रूल बनाए हैं, उस हिसाब से ये संभव है, क्योंकि इन्होंने पहले भी किया है और भी कर सकते हैं, आगे करेंगे। क्योंकि जनता का कमाया हुआ खुद का धन है, वो उसका हक है, वो किसी और का हक नहीं है कि वो कोई पार्टी किसी को नहीं लेना चाहिए इस धन को। कांग्रेस जनता की संपत्ति छीन भी सकती है। पहले भी हमारे सिखों के साथ तो ऐसे ही हुआ भाई। हो सकता है इसके पीछे तथ्यों के पीछे सच भी हो, उनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। ना तो उसकी फिजिबिलिटी है जो उन्होंने कहा, ना ही इसकी पॉसिबिलिटी है जो ये भ्रम में डालने की राजनीति चल रही है। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। महाराजाओं ने अभी कोई ऐसे टैक्स नहीं लगाया, ना ऐसा कुछ विरासत टैक्स लगाया है, तो आज ये उनकी सोच जो है थोड़ा हमें निश्चित ही सोचने पर मजबूर करती है कि उन्होंने किस सोच से ऐसा कहा। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और लड़ाई जो शुरू हुई। वो लड़ाई क्या थी? मैनिफेस्टो में ऐसा क्या था कांग्रेस के जिस पर कहा गया कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र भी ले लेगी? ये मैं आपको बताता हूं। आइए, दरअसल ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, ये इस मैनिफेस्टो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया। उनका हमला मंगलसूत्र को लेकर था कि मंगलसूत्र भी कांग्रेस पार्टी ले लेगी। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात है और कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। उसने कहा इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कई बार कहा कि हम वित्तीय और संस्थानिक सर्वे कराएंगे, हम यह पता लगाएंगे कि देश की दौलत किसके पास है, इसके बाद हम ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। हम क्रांतिकारी कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास कितना सोना चांदी है इसकी जांच की जाएगी और फिर वो सबको समान रूप से बांट दिया जाएगा। कांग्रेस महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र लेकर ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना शो के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा होता है और उसका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसे छीनने की बात कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। हमने देश के लोगों से पूछा कि कांग्रेस क्या वाकई मंगलसूत्र छीन लेगी जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए।
किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके पास 1200 ग्राम से ऊपर का सोना है, तो क्या बाकी सारा सोना वो ले जाएंगे? अच्छा, अगर वो ले भी जाएंगे तो किसको देने की बात करें? वो बात करें कि हम ये सोना अल्पसंख्यकों को देंगे, आने वाले घुसपैठियों को, नक्सलवाद को, आतंकवाद को, अलगाववाद को भी हम आपको सपोर्ट करने नहीं देंगे। मंगलसूत्र हमारे भारत में अखंड सौभाग्यता की निशानी दिखाते हैं। अगर वो अखंड सौभाग्य को भी एक किसी सामान के वस्तु में तोल रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितने निचले स्तर पर जो है इतना आसान नहीं है। मंगलसूत्र जो है सुहाग की निशानी है, कोई किसी का सुहाग नहीं छीन सकता है। को देख लें, चाहे आप संकट मोचन के बम विस्फोट को देख लें, चाहे हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट, चाहे मुंबई के अंदर बम विस्फोट, चाहे कानपुर के अंदर बम विस्फोट, चाहे ट्रेन पे, चाहे एयरपोर्ट पे जो होते थे, अगर उसमें कोई शहीद होता था तो मेरी बहन का मंगलसूत्र छिन जाता। सूत्र तो देखो एक मातृशक्ति का निशान है, उसमें किसी की संपत्ति का अधिकार नहीं है। मोदी चाह रहे हैं कि जो उनका अधिकार है वो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अखिलेश भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब तक कहीं सीन में नहीं थे, आज ये खबर मिली कि अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं, अखिलेश यादव के सामने प्रतिद्वंदी होंगे सुब्रत पाठक। अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कन्नौज से अभी बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, लेकिन अचानक अखिलेश ने कैसे चुनाव लड़ने का मूड बनाया आपको बताऊं, क्योंकि कन्नौज वो सीट है जहां से उनकी पत्नी लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं, पहले सांसद भी रह चुकी हैं। तो जरा देखिए, अब लड़ाई कन्नौज की दिलचस्प हो गई है। कन्नौज भी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कल नामांकन भी दाखिल करेंगे। खबर यह, रामगोपाल यादव ने उनके नाम का ऐलान किया। रामगोपाल अखिलेश के चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। अखिलेश के आने से कन्नौज में सपा का पलड़ा भारी हो गया। उनके आने से यादव मुस्लिम मतदाताओं में गोलबंदी होगी और इससे कन्नौज सीट पर सपा की जीत की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि कन्नौज की सीट अखिलेश के लिए नई नहीं है। अखिलेश यादव यहां से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। अखिलेश का मुकाबला यहां बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक से है। यही सुब्रत पाठक हैं जिन्होंने 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। अब देखिए इसमें खेल कैसे हुआ। इससे पहले एक और साइकिल थी। 2 दिन पहले तेज प्रताप के नाम का ऐलान कर दिया गया। तेज अखिलेश के भतीजे, लालू के दामाद भी हैं। तेज प्रताप ने नामांकन की तैयारी भी कर ली कि चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव आज नामांकन भी करने वाले थे, लेकिन 2 दिन के अंदर उन्हें हटा लिया गया उनका नाम, क्योंकि खबर है कि सपा में बगावत हो गई थी। कन्नौज में पार्टी कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं थे कि तेज प्रताप चुनाव लड़े। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश से विरोध जताया कि अखिलेश चुनाव लड़े। सपा का प्रतिनिधिमंडल अखिलेश से मिलने के लिए पहुंचा, जिसके बाद अखिलेश ने तेज को हटाने का फैसला लिया। अखिलेश यादव ने खुद मैदान में उतरने का निर्णय कर लिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कल नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और उनके पुराने करीबी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, वो भी क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए। कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिंपल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी, अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मजा आता है। पहले चरण में ये जो कॉन्फिडेंस है, ये तो एक दिखावा है विपक्ष का, वो भी जानते हैं कि वास्तव में बीजेपी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। ये चिंताजनक है, सबके लिए चिंताजनक है। चुनाव आयोग भी इसको देख रहा है और प्रेरित करने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं अपने तरीके से कि वोट जरूर लोग डालें। और वो देखो, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम। आइए अब आपको बताऊं कन्नौज की सीट के बारे में, क्योंकि कन्नौज भी सपा का गढ़ माना जाता है।
वहां भी साइकिल खूब चलती रही। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। इस सीट का मुलायम परिवार से बहुत पुराना नाता है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव यहां से जीते थे। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते और मुलायम सिंह यादव ने सीट छोड़ी तो उपचुनाव हुआ, फिर यहीं से अखिलेश जीते। तब से 2019 के चुनाव में हार तक मुलायम परिवार जीतता रहा, क्योंकि 19 में ही हारे, 19 में डिंपल हारी। कन्नौज सीट से मुलायम अखिलेश के साथ डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज में कुल 18 लाख मतदाता हैं, इनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम वोटर हैं और यादव वोटरों की तादाद भी लगभग 16%, यानी यादव और मुस्लिम वोटर बराबर है। 16 और 16 32% के आसपास। 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत वोटर हैं। 39% अन्य मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलितों का भी है। तो अखिलेश भी यूपी चुनाव में होंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव और हाई प्रोफाइल हो जाएगा। पहले ही से हाई प्रोफाइल है, क्योंकि वहां से 80 सीट आती हैं। अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, कौन जीतेगा काराकाट। पवन सिंह के नाम की बहुत चर्चा हुई और पवन सिंह के सामने है उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह को पहले खबरें आई कि बीजेपी से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और आखिरकार मिला नहीं तो पवन निर्दलीय उतर गए। आज रोड शो कर रहे थे, तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आज खुद काराकाट से प्रचार के लिए उतरे। भोजपुरी एक्टर है पवन सिंह। आपको एक और तस्वीर दिखाऊं और उनके सामने है उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लड़ाई और दिलचस्प हो गई है वहां की। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि काराकाट सीट पर सियासी लड़ाई रोचक हो गई। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पवन सिंह पहली बार काराकाट पहुंचे। आरा से काराकाट तक 100 किलोमीटर का रोड शो किया। पवन के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल थीं। काराकाट पहुंचने पर पवन सिंह का शानदार स्वागत हुआ। पूरे रास्ते में रोड शो पर फूल बरसाए गए। पवन सिंह को देखने के लिए युवा दौड़ लगा रहे थे। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बताया यह जा रहा है कि पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आरा से उम्मीदवार नहीं बनाया। एनडीए से यहां उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बार इंडी गठबंधन ने राजाराम कुशवाहा को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि काराकाट की लड़ाई में नेता और अभिनेता में किसकी जीत होती है। हमारी सहयोगी ने बात की पवन सिंह से, वो भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारी माँ बोली है कि आज से मेरा बेटा काराकाट का बेटा हो गया। काराकाट का बेटा सौंप दिया है बेटे को। मेरी माँ ने सौंप दिया है काराकाट के नाम से। और माँ जो बोली है कि हम अभी भी इसको मारते हैं और मेरा बेटा अगर कभी गलती करे तो आप लोग भी इसका कान पकड़ के 2 लाफा लगा सकते हैं। जो उन्हें बेटा के माइया आशीर्वाद दे के भेज दिले भैया कि बेटा आज से मेरा बेटा काराकाट का बेटा है। तो मुझे यहीं रहना है, यहाँ का तकलीफ जानना है, कहाँ कौन काम रुकल बा, कहाँ कौन चीज़ बंद पड़ल बा। तो हम सब भाई मिल के, हमारे भाई सब बताएंगे कि भैया चाहे बाबू बेटा रे हई कर ऐसे कर। तो हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हंस खेल के रहेंगे और सिर्फ विकास का काम करेंगे। काकी चाची दादी बात रखी है याद, आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आपके खिलाफ। भैया आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है, समझ लो। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। शाहजहां शेख को आपने पहले रोते हुए नहीं देखा होगा। शाहजहां शेख अब रो रहा है।
संदेश खाली कि महिलाओं ने प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ, शाहजहां शेख फरार रहा और बड़ी मुश्किल से बंगाल पुलिस के हाथ चढ़ा। अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको, ये वो तस्वीर जब शाहजहां शेख पहली बार सुर्खियों में आया, ईडी पहुंची पकड़ने के लिए तो ईडी की टीम पर हमला करवा दिया गया, उसके बाद से फरार था। जब पकड़ा गया तो वो तस्वीर देखिए, देख रहे हैं पुलिस, बंगाल पुलिस चल रही है और शाहजहां शेख के चलने की जरा तस्वीर देखिए, चलने के तरीके से आपको अंदाजा होगा। जब ये पहली तस्वीर आई शाहजहां शेख की तो कहा गया देखिए ठसक, हेकड़ी देखिए, चलने का अंदाज देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। शाहजहां शेख को कोई अफसोस नहीं, शाहजहां शेख को न कानून का डर और खौफ, ये पुलिस की गिरफ्त में था, अब सीबीआई की गिरफ्त में है, रो रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये शाहजहां शेख के रोने की तस्वीर आप देख रहे हैं जब परिवार के लोग पहुंचे, देखिए जरा। पहले हेकड़ी, अब रो रहा है शाहजहां शेख। सीबीआई की कस्टडी में हवा हो गई शाहजहां की हनक, पुलिस वैन में रोता हुआ नजर आ रहा शाहजहां शेख। यह तस्वीर 2 महीने पुरानी है जब बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाहजहां के चेहरे पर सत्ता का नूर साफ तौर पर नजर आ रहा था। बंगाल पुलिस की गिरफ्त में भी संदेश खाली के कुख्यात की ठसक और हनक साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सिर्फ 2 महीने में ही सीबीआई ने शाहजहां की सारी हनक हवा कर दी। संदेश खाली के गुंडे पर सीबीआई ने ऐसा चाबुक चलाया कि सत्ता की खनक की जगह अब शाहजहां के चेहरे पर आंसू नजर आ रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न और जमीनों पर कब्जा करने वाले शाहजहां शेख अब सीबीआई की कस्टडी में आंसू बहा रहा है। फिलहाल तो शाहजहां शेख की सारी गर्मी हवा हो चुकी है, लेकिन सीबीआई का पूरा हिसाब अभी बाकी है। संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के। आज की एक और खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी। बाबा का नया माफीनामा आ गया है। बाबा से कल कोर्ट ने कहा था, बाबा कोर्ट में पहुंचे थे 4थी बार, माफीनामा छोटा था, साइज छोटा था। कोर्ट ने कहा बड़ा वाला छापिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, कोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन किया और आज बड़ा माफीनामा छपवाया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये पुराना वाला था जो छोटा था और ये बड़ा छपवाया है। लिखा है बिना शर्त लोगों से माफी मांगते हैं। ये बाबा रामदेव ने बड़ा विज्ञापन छपवाया है। कल वाले से तुलना कीजिए, कल छोटा था, कोर्ट ने कहा इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा छपवाया माफी। ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताऊं कि हुआ क्या कोर्ट में। क्या ये बड़ी माफी से माफी मिलेगी बाबा रामदेव को? एलोपैथी को लेकर पतंजलि के नकारात्मक प्रचार का आरोप है और इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पतंजलि ने नया माफीनामा छपवाया। यह माफीनामा पहले के माफीनामे से बड़ा है और पढ़ने में ज्यादा साफ भी है। माफीनामे में पतंजलि ने लिखा है, विज्ञापन में हमसे गलती हो गई, इसके लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती हमारी तरफ से दोबारा नहीं होगी। सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का हम वचन देते हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को भी 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। हालांकि इस पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई में सवाल उठाया था। अदालत ने कहा, आप विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, माफीनामे का साइज भी वही था क्या? कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं। अदालत ने पतंजलि को दोबारा माफीनामा जारी करने को कहा था
और इस आदेश के बाद पतंजलि ने आज नया माफीनामा जारी किया है। अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आइए आज की एक और खबर है ईवीएम से जुड़ी। बहुत से लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं ईवीएम को लेकर। आज ईवीएम के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ईवीएम पर फैसला होगा क्या, ये आपको बताऊं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस पर कई दिन से दलीलें चल रही थी और दलीलों के बाद आज कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। कब फैसला आएगा नहीं पता, लेकिन क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने में ईवीएम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम और वीवीपैट पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कुछ पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन से स्पष्टीकरण चाहता था। ईसी के आला अधिकारी आज स्पष्टीकरण देने पहुंचे ईवीएम के मसले पर। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ इसकी सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना शामिल है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे सभी सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं, दोबारा मामले की सुनवाई हम नहीं कर रहे हैं, ईवीएम पर फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम संदेह के आधार पर कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। दरअसल वकील प्रशांत भूषण चुनाव आयोग की दलील से असहमत थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से पहुंचे थे, ये जो संस्था है। दरअसल ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए गए। एडीआर में ने अर्जी में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की मांग की। कहा 100% मिलान होना चाहिए, जितनी बटन दबे जितने वीवीपैट आए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को 5 घंटे सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ पहलुओं पर सफाई चाहता था। अब इस मामले में जल्द ही फैसला आना है। फैसला इस मामले पे आना है कि ईवीएम और वीवीपैट के वोट की कितनी गिनती होनी है, या पहले जैसे 5 हो रही थी वैसे ही होती रहेगी। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।